जब मैं छोटी सी थी डर जाती थी रातों में, तूने नींदें खो कर रखा मुझे अपनी बाहों में। मेरी हर एक जिद पे तू हंस कर मुस्कुराती थी, खुद दर्द में होकर भी मेरा दर्द छुपाती थी। मेरे गिरने से पहले तू हाथ बढ़ा देती थी, मेरे रोने से पहले आंखें तेरी भर जाती थी। दुनिया क्या है, जीना क्या है, तूने ही सिखलाया। माँ तेरे बिना मैंने खुद को अधूरा पाया। छोटी खुशियों में तू त्योहार मनाती थी, अपने हिस्से की खुशियाँ भी मुझ पे लुटाती थी। जब दुनिया ने मुझे कमजोर कहा। We warmly welcome you and thank you for being a part of this celebration. A big round of applause, please. Respected mothers, teachers and my lovely students, we welcome you all to the Mother's Day celebration in our school. Today is not just a celebration. Today is a tribute to the heartbeat of our home. Heartbeat. Am I right? Who is the heartbeat of the home? Tell me, students, who is the heartbeat of your home? Of course, your mother, isn't it? A mother's love fills every corner of your house with love and happiness. A house without mother is just like a body without a soul. माँ के प्यार, त्याग और समर्पण को शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों के खुशी के लिए सारी कठिनाइयाँ बड़ी प्यार से, बड़े हंस के सह लेती है। A mother's love is a fuel that enables a normal human beings to do the impossible. So children are willing to express their love for mother. So I would like to call you KG for fancy dress competition. था कभी तूने ही कहा मेरी बेटी सबसे अलग है सभी। मेरे सपनों के लिए तू हर दर्द सह जाती थी, खुद थक कर भी मेरे लिए मुस्कुराती थी। मैं आज जो Now presenting a wonderful dance performance by the energetic students of class 1st and 2nd. मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं,
मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। Big round of applause. Please welcome Sakshi Fogart ma'am on the stage. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप सभी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम साक्षी फोगाट है और थैंक यू सो मच फॉर द स्कूल एंड टीम फॉर कॉलिंग मी हियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक रिलेटेड टू ऑफ कोर्स मदर्स स्पेशली। और कहा जाता है कि माता पहली शिक्षक होती हैं अपने बच्चे की। तो आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे टू वन एंड ऑल। हैप्पी मदर्स डे। तो आई वॉन्ट यू टू बी फोकस्ड हेयर। तो एक माँ ऐसी चीज़ है कि जो अपने बच्चे का भविष्य तय कर सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उनकी हेल्थ से लेकर, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन से लेकर, उनकी आने वाली जनरेशन से लेकर सब कुछ एक माँ डिसाइड कर सकती है। तो वी हैव दैट पावर दैट वी कैन build their future and our upcoming generations as well. So यहाँ पर एक तरफा बातचीत ना करते हुए मैं आपको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्कूल में माँ की भूमिका क्या होती है। आप हर बार देखते हैं, हम हर बार मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्कूल में हर बार मदर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है और स्पेशली आपको बुलाया जाता है। इसका कारण एक जागरूकता भी होता है। हम चाहते हैं आप अपने बच्चे के प्रति भी जागरूक रहें। आप हर पीटीएम को अटेंड करें, आपको पता हो आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, बच्चे ने होमवर्क किया नहीं किया, डायरी चेक आपने करी, साइन करे नहीं करे। सो ऑल दोज ड्यूटीज़ आर योर्स। ओके, सो वन बाय वन
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे कितने ऐसे पेरेंट्स हैं या फिर ऐसी माता हैं जो कि फेस करती हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है? रेज योर हैंड। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो कि फेस कर रहे हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है? ओके, हैंड्स डाउन। ओके, तो फ़ोन यूज़ करने का कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो फ़ोन बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। अगर हम फ़ोन देखते हैं, आप खुद भी देखेंगे, आप फ़ोन पर कुछ यूज़ कर रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो आप खुद इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चों का तो आप समझ ही सकते हैं। बट डायरेक्टली बच्चों से मना ना करके कि नहीं फ़ोन यूज़ मत करो, छीन लिया, इससे बेहतर है आप बच्चों को अल्टरनेटिव्स भी दें। जिनके पेरेंट्स जो बच्चे करीब 3 साल से 8 साल के आसपास के हैं, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने दें। अब खिलौने ये नहीं है कि वो महंगे ही होने चाहिए, ट्रेडिशनल खिलौनों की तरफ आप जाइए। जैसे कि आपने देखा होगा टॉप, लट्टू जब हम छोटे थे, हम लट्टू से खेलते थे, कितना टाइम स्पेंड करते रहते थे उसके आसपास। लट्टू घूम रहा है, हम भी उसके आसपास घूम रहे हैं। आस पड़ोस में हमारे कोई ना कोई छोटे छोटे ऐसे दोस्त होते थे जिनके साथ हम बाहर जाकर खेल रहे हैं। आप एज अ पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेलिए, इन्वॉल्व होइए। साथ के साथ जैसे ही बच्चे और बड़े होते हैं तो बच्चों की लाइफ में खेल को और ज़्यादा प्रमोट करिए। तो खेल 2 तरह के होते हैं, इंडोर, आउटडोर। इंडोर में फ़ोन वाला भी आ गया, बट अगर आप स्विच करेंगे कि आप बच्चे को चेस खिलाइए, मान लीजिए आपका बच्चा करीब 12 साल या उससे ज़्यादा का है, तो आप बच्चे को चेस खिला सकते हैं घर पे, शूडो खिला सकते हैं। और आपने देखा होगा रूब्रिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप बच्चों को ऐसी चीज़ें देंगे जिसमें बच्चा अपना क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस कर सकता है, बच्चे का दिमाग लग रहा है और बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चे के इंटरेस्ट की आप चीज़ें देखिए। दूसरा है, आप बच्चों को म्यूज़िक की तरफ लेकर जा सकते हैं। जैसे कि कोई ना कोई छोटा मोटा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ले लिया। छोटी सी बात करते हैं, फ्लूट से स्टार्ट करते हैं। फ्लूट एक बहुत साधारण सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उसको घर पे आसानी से सीखा जा सकता है। और अगर छोटे बच्चे को भी आप फ्लूट देते हैं, उनकी छोटी छोटी फ्लूट आती हैं, तो उसका कारण यही होता है कि बच्चा जब उसमें फूंक मारेगा तो उनकी इन्हेलेशन पावर बढ़ेगी और उनका जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली वो एक छोटी सी फ्लूट आपके बच्चे को मौका दे सकती है कि वो इनहेल एक्सेल करने में परफेक्ट हो जाए। जैसे ही बच्चे ग्रो करते हैं, तो अगर बच्चे, आपने देखा होगा फ्लूट मतलब कि मुरली, राइट? तो जब बच्चे या फिर कोई भी 12 साल से ऊपर के बच्चे अगर ट्राई कर रहे हैं उसे, तो मल्टीपल तरह से वो ट्राई कर सकते हैं। तो उनसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और इंडोर गेम में क्या हो सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डांस आप बच्चों को घर पे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों के साथ खुद भी डांस करिए, उन्हें भी डांस कराइए। साथ के साथ अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, जब आप घर पे काम कर रहे हैं, स्पेशली मदर्स, तो मदर्स जब मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो आप बच्चे से कहिए कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, अपने आसपास लगा के रखिए। दूसरा, आप बच्चे से कह सकते हैं चलो येलो कलर ढूंढ कर लाओ 5 और मुझे आके बताना कहाँ कहाँ येलो कलर मिला, कहाँ कहाँ ब्लू कलर मिला। तो जब आप बच्चों को अपनी बातों में रखते हैं उलझा के, स्पेशली छोटे बच्चों को, तो वो आपके आसपास रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेट है कि आप स्क्रीन टाइम तो आपने कम कर लिया, मान लीजिए फ़ोन ले लिया, अब फ़ोन लेने से काम नहीं चलता है, जो आपने फ़ोन लिया है उसकी जगह भी कुछ दीजिए। तो उसकी जगह आप खेल दीजिए, अपनी प्रेजेंस दीजिए, कोई एक्टिविटीज़ दीजिए, पजल्स दीजिए, क्वेश्चंस दीजिए, राइट? और जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पेरेंट्स होते थे, स्पेशली फादर्स, रात को आते थे तो टेबल सुनते थे कि टूका सुनाओ। अगर बच्चा छोटा है तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो अकॉर्डिंगली टेबल सुने जा रहे हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ घर पर करते रहें। आपने सुना होगा एबेकस, कैलकुलेशन फास्ट करता है, हमारी वैदिक मैथ से आता है एबेकस। आपने बच्चों को देखा होगा ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वो एबेकस होता है, उससे कैलकुलेशन अच्छी होती है। ओके, तो आप अगर चाहें तो आप बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशली ये छोटे पेरेंट्स के लिए, जो जिनके बच्चे छोटे हैं,
उन पेरेंट्स के लिए है करीब 3 साल से लेकर 8 साल तक के अगर बच्चे हैं तो आप ई जादुई पिटारा जाके सर्च करिएगा। आप अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाएगी ई जादुई पिटारा। तो उसमें क्या होता है, उसमें होती है कहानियाँ। तो अगर आपको अपने बच्चों को सच में स्क्रीन से दूर करना है तो उनको अल्टरनेटिव्स दीजिए। उस अल्टरनेटिव में आती है कहानी। तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी पजल्स हैं और बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे आप बच्चे को केटर कर सकते हैं। उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और उस पर एक टीचर तारा करके भी एक AI है, तो अगर आप उससे सर्च करेंगे चीज़ें तो आपको वो जवाब देती है। आप सोचें कि मैं अभी किचन में हूँ, मुझे अपने बच्चे को कोई एक्टिविटी करानी है, क्या कराऊँ, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगी। सो दिस इज़ फ्रॉम NCERT, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर लेके जा सकते हैं और अपने प्रेजेंट माहौल में ला सकते हैं। मेक श्योर आप आने वाली जनरेशन और उनकी आँखों को भी बचा कर रखें। तब बच्चे को टाइम टू टाइम बताते रहिए, आँखें अनमोल हैं और आँखें जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करती हैं तो रफ़ हो जाती हैं, ड्राइनेस होने लग जाती है, आँखों से आंसू आना, रेडनेस होना और धीरे धीरे आई साइड वीक होना, चश्मे का लगना, ये कॉमन बातें हैं। तो जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनके आई साइट वीक होने के भी चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि जैसे उनके सारे अंग कमज़ोर हैं वैसे ही आंखें भी कमज़ोर होती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इवन WHO के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 साल के बच्चे को फ़ोन यूज़ ही नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर हम देखें मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम आप अपने बच्चे को दें फ़ोन पर, उससे ज़्यादा फ़ोन बिल्कुल अलाउ ना करें। अब मेरा फ़ोन से मतलब सिर्फ फ़ोन ही नहीं है, ब्लू स्क्रीन जितनी भी हैं, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप शुरुआती दिनों में अगर आप बच्चे को करीब 12 साल तक कम फ़ोन देते हैं, फ़ोन कम देने का मतलब है कि स्क्रीन टाइम उसका कम हो। बच्चा सुन ले तो रेडियो सुनने की आदत डालिए। आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे लेवल पे आगे जाके ग्रो करे तो आप शुरुआती दिनों में रेडियो सुनने की भी आदत डाल सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं वो भी सॉन्ग सुन सकते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग सुन सकते हैं। साथ के साथ जो बड़े बच्चे हैं न्यूज़ सुनना, अल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रेडियो पर वेरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जब बच्चा सुनेगा तो उसकी सुनने की क्षमता और सब्र आता है, तो वो सब्र के लिए आप रेडियो पर स्विच करिए। अब मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इसीलिए कही हैं क्योंकि आप देखेंगे रील्स का जो टाइम होता है वो 30 सेकेंड का होता है और कभी कभार 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। सोचिए इतनी देर तक ध्यान लगा फिर तुरंत ध्यान चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, टाइम टू टाइम बच्चे का बार बार ध्यान बदल रहा है तो उसका दिमाग भी ग्रास होपर बन जाता है, तो इधर से कूद कर उधर, उधर से कूद कर उधर, तो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और जो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा वो सीखेगा कैसे, राइट? तो आप बच्चे की लर्निंग को एम्पावर कर सकते हैं अगर आपने छोटी सी हैबिट अडॉप्ट करी। मैं रिपीट करती हूँ वो हैबिट्स। पहला, ई जादुई पिटारा पे जाके आप बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं। दूसरा, आप बच्चों के साथ पजल्स खेल सकते हैं। आप चाहें घर पर इंडोर गेम्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक से चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। आप चाहें बच्चे से बातचीत करके वो सारा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बच्चों को दूसरे बच्चों में इन्वॉल्व होने दें, खेलने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। तो जितना कम हो उतना आप स्क्रीन दिखाएं, बट आई वुड से ऐसा भी नहीं है कि आप स्क्रीन बिल्कुल अलाउ ही ना करें। बच्चों को फ़ोन देखने दीजिए, बट नियमों के साथ। तो अपने नियमों को कड़ा रखिए तो आप अपने आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छी परवरिश दे सकते हैं। एट दी एंड बहुत शोर आ रहा है, लेट मी जस्ट गो देयर। एवरीवन स्टे क्वाइट। आपको चुप रहना पता है, आपकी बातें कर रहे हैं हम सब लोग, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? इस पर आपकी ध्यान चाहूँगी, स्पेशली यहाँ पर मदर्स हैं और मदर घर पे किचन होल्ड करती हैं। किचन होल्ड करने का मतलब है आप घर की जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ को होल्ड करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी हैं, राइट? तो जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और वो कैसे खाते हैं खाना, क्या खाते हैं, क्या समय है, कितना चबा कर खाते हैं, ये हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं तो बच्चा हेल्दी भी रहेगा, कम बीमार होगा, आपका कम खर्चा होगा,
बच्चा स्कूल में ज़्यादा आएगा, प्रेजेंट रहेगा, और अगर प्रेजेंट रहेगा तो हर टॉपिक के साथ ऑन टाइम रहेगा, तो बच्चे की एकेडमिकली भी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, अगर बच्चा आपका हेल्दी रहता है तो वो अपने आप ही खुश रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। तो आपका आधा सर दर्द खुद ख़त्म हो जाता है। जब बच्चा चिड़चिड़ा नहीं रहेगा तो खुद वो खुश रहेगा और आपको भी खुश ही रखेगा। अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसके पास मौका है कि वो उस जीवन को जी भी सकता है और कुछ ना कुछ अपने बचपन के समय में ही सीख सकता है। तो अगर हम देखें 8th के बाद पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ सीख नहीं पाते हैं। 12th तक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जब तक बोर्ड आते हैं। 8 से पहले बच्चे को बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीख लेनी चाहिए, जिसमें होता है कुछ ना कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने से लेके, डांस सीखने से लेके, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज़ें बच्चा तभी कर पाएगा जब बच्चा स्वस्थ है। और आप ये सारा पैसा जो आप डॉक्टर को देंगे, इससे अच्छा आप उसकी ग्रोथ में दें। तो उसके लिए स्पेशली मदर्स को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, आप ध्यान दें, अपने बच्चे को कम से कम फास्ट फूड खिलाएं। टेस्ट कराना अलग चीज़ है, फास्ट फूड कभी भी पेट भर के खाने के लिए नहीं होता है। मेक श्योर आप बच्चे को ऐसी आदत ही ना डालें कि बच्चा फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाए। आप कोशिश करें 2 मिनट मैगी, उसको भी थोड़ा रिड्यूस करें। तो मैगी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि सेमी कुक्ड हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं ईजीली, इट डजेंट मीन कि वो हेल्दी है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ ये भी समझनी है, जैसे कि रियल जूस और ये सारे जितने भी मार्केट में अवेलेबल जूस हैं, ये ज़्यादातर इनमें कलर्स होते हैं, ज़्यादातर ये शुगर सिरप ही होते हैं, उनमें बस फ्लेवर डाल दिए जाते हैं। तो आप जूस अगर बनाते हैं तो घर पर ही बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ऑर्गेनिक खाने की तरफ लेकर जाएं, राइट। मोटे अनाजों का यूज़ करें। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, आप पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत स्वस्थ है। और जब बच्चा स्वस्थ है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ पर विकास करता है? जब आपका स्वस्थ शरीर है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। दूसरा, जब आपके बच्चे ग्रो होते हैं, स्पेशली फीमेल, आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल ग्रे हेयर हो रहे हैं बच्चों के, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। आजकल धूप में जाना भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बच्चे एकदम धूप में जाएंगे, दे विल फील डीजी एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि हमने स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा दिया है। एसी हमारी मजबूरी हो गई है। आजकल का गर्मियाँ कुछ इस लेवल पे जा रही हैं कि एसी इज़ लाइक अल्टरनेटिव उसका कुछ है ही नहीं। फिर हम कूलर या एसी कहीं ना कहीं बच्चे को ठंडक में ही रखना पड़ता है। उसकी वजह से बच्चा धूप में बहुत कम जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि विटामिन डी की कमी से लेकर कैल्शियम वगैरह बहुत सारी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती हैं। अब इतनी डेफिशिएंसी हैं और विटामिन डी भी हमारी बॉडी में एडिक्वेट नहीं है, तो इसकी वजह से हड्डी टूटने से लेके और बहुत सारे नुकसान होने का डर रहता है। तो अगर आप बच्चे को सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो उस सुबह वाली धूप में आप बच्चे को ज़रूर भेजें। वो धूप एक तरह से जापानीज़ फ़िलॉसफी में भी कहा जाता है कि उस धूप को एब्जॉर्ब करना चाहिए। वो एनर्जी भी देती है, वो नई शुरुआत भी देती है, वो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी भी पूरी करती है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा फिज़िकली, मेंटली हर तरह से हेल्दी रहे, तो स्पेशली मदर्स, यू आर द की। आप चाहते हैं बच्चे की हाइट बढ़े, तो क्या है हाइट का तरीका? सिंपल, उसको वर्कआउट कराइए, उसको गेम्स में इन्वॉल्व कराइए, बास्केटबॉल वगैरह, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें कराइए। साथ के साथ बहुत अच्छा खाना दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, प्लांट बेस्ड ज़्यादा चीज़ें दीजिए, राइट। इसके अलावा आप उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी दीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है? सुबह जल्दी उठना, रात को समय से सोना, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने बहुत जगह सुनी होंगी, बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक कामयाब इंसान को बनाती हैं। आप कितने ही कामयाब हो जाइए, आप कितनी ही अर्निंग करते हो, कुछ भी करते हो, जो कमी रह जाती है हेल्थ की वजह से, वो कभी फुलफ़िल नहीं की जा सकती। इसलिए आपने सुना भी होगा, मदर्स इनिशियली 6 मंथ्स जो होते हैं उनको मदर को अपनी ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है बच्चे को। उन 6 महीने का इतना असर रहता है। तो सोचिए, शुरुआती दिनों में अगर आप बच्चे को अच्छा खाना देंगे तो जीवन भर आप उसको संभाल रहे हैं, राइट। फ्रूट डाइट को अपनी इंक्लूड करिए। नाउ मैंने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है,
इस बीच आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। एज अ मदर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सवाल करना चाहते हैं किसी भी तरह का, पेरेंटिंग, मदर्स, बच्चा बात नहीं मानता है, कुछ भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सिंपली हैंड रेज करिए, मैं आपको माइक पास कर दूँगी। कोई सवाल? आप हिंदी में सवाल पूछिए, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। कोई भी सवाल करना चाहें किसी भी तरह का? नहीं? तो फिर मैं सवाल करूं? मैं सवाल करूं? ठीक है। तो मेरा सवाल पहला, क्या आपका बच्चा 6 बजे से पहले सुबह उठ जाता है? रेज योर हैंड अगर हाँ। ओके, हैंड्स डाउन। क्या आपका बच्चा सुबह नाश्ता कर कर स्कूल जाता है? रेज योर हैंड अगर जवाब हाँ है। ओके, हैंड्स डाउन। तो मैं जानना चाहती हूँ आप नाश्ते में बच्चे को क्या देते हैं। तो 1 बाय 1 मैं माइक पास करूँगी और जानते हैं बच्चे नाश्ते में क्या खा रहे हैं। राइट, यहाँ से हम पास करते हैं। आपके बच्चे क्या खाते हैं? सब्जी पराठा मैम। सब्जी पराठे। नेक्स्ट। जी मैम, मेरे भी बच्चे वही खाते हैं, सब्जी पराठा। हाँ, रोटी सब्जी भी खाते हैं। यस। सब्जी पराठा या जूस? सब्जी पराठा खाते हैं बच्चे। और कोई यहाँ पे? खा फल बच्चे को खिलाते हैं सुबह में नाश्ते में। सुबह हम दाल चावल खिला के भेजते हैं। हम गोभी पराठा खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे का। बच्चे रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। ओके, तो आपको कुछ अल्टरनेटिव्स बता देते हैं। बाकी सब्जी पराठा ठीक है। आई विल प्रीफर, आप अगर फुल बच्चे को फुल पेट ऑलमोस्ट करके भेज रहे हैं तो माना जाता है 3 तरह के हम 3 टाइम पर मेनली खाना खाते हैं। पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। मतलब कंपैरिजन अगर हम करें कि हमारा लंच से भी हैवी हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सबसे हैवी ब्रेकफास्ट, उससे लाइट लंच और सबसे लाइट डिनर। तो रात के टाइम लाइट से लाइट खाना दीजिए और 6 बजे से पहले बच्चे को खाना दे दीजिए। 6 से 7 के बीच खाना दे दीजिए, 10 बजे बच्चे को सुला दीजिए। तो अगर आप ये नियम, नॉर्मल नियम फॉलो करेंगे तो बच्चे की कामयाबी तय है। यही छोटे छोटे मंत्राज होते हैं जो कि सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि कोई भी है जो स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और उसका भविष्य भी संपन्न। ठीक है, तो इसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। आप बच्चे को दलिए में बहुत सारे फ्रूट दे सकते हैं साइड बाय साइड। आप चाहें तो सैलेड दे सकते हैं, स्प्राउटेड दाल, वेरियस टाइप ऑफ दाल। तो जितनी भी दाल आप देखते हैं, हर दाल में अपना अपना अलग न्यूट्रिशन होता है। तो दाल को सोक करके आप 2-3 दिन उसमें स्प्राउट कराकर बच्चे को दे सकते हैं। उसमें वेजीज़ वगैरह चॉप करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो लौकी का जूस एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो लौकी का जूस बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में लौकी का जूस एक बहुत शांति देता है, स्टमक को बहुत ठंडा माना जाता है। तो आप उसको लौकी का जूस दे सकते हैं। आप चाहें तो फ्रूट सैलेड भी बना सकते हैं और जो हमारी वेजीज़ वाली सैलेड होती है वो भी दे सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ पराठे तो हैं ही ऑप्शन, बट कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी फूड दें। अगर आप देखेंगे सोया मिल्क, तो सोया मिल्क को भी आप ट्राई कर सकते हैं और उसी से बनता है टोफू। तो रिसेंटली अभी मैंने भी खुद ये ट्राई किया है। तो टोफू एक जापानीज़ वर्ड है और ये होता है एक तरह की ये होता है पनीर, बट ये पनीर होता है प्लांट्स से बेस्ड। मतलब कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन को आपको भिगाना है रात भर, फिर उसके छिलके उतार देने हैं, फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और पानी डाल देना है। तो वो जो बनेगा वो है सोया मिल्क। एक तरह का वो दूध होता है जो कि प्लांट बेस्ड दूध है। फिर आप उसे स्टिर करेंगे, छानेंगे। जो छाना है, नीचे जो बचा हुआ है वो दूध है, जो ऊपर है उसे फेंक देंगे। उसके अलावा अगर आप उसे गर्म करते हो, उसमें नींबू वगैरह डालेंगे या विनेगर डालेंगे, वो जो फट जाएगा आप उसे छानेंगे, जो बचेगा वो ऊपर पनीर आता है। और वो जो पनीर है उसको अगर आप अच्छे से सेट कर देते हैं और उसमें आप चाहें अपने अकॉर्डिंग नमक मिलाना है, जो भी मिलाकर उसे खाना चाहें खा सकते हैं।
उसको बोलते हैं हम टोफू। तो टोफू आजकल की बहुत ट्रेंडिंग डिश है और बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी होता है। इट्स क्वाइट हेल्दियर दैन पनीर, राइट। तो इट्स प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड नहीं है, तो और ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट होता है। तो मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, तो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं लगभग 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। हमारी जो रोटी या हम अनाज खाते हैं करीब 4 घंटे तो वो लेता ही है। अगर हम फुल मील डाइट ले रहे हैं करीब 6 घंटे ले जाती है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा? सोचा है कभी? करीब 2 दिन। तो हमारा जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। तो इसके लिए अगर बच्चे का डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करिए कि उसको प्लांट बेस्ड खाना ज़्यादा खिलाएं। तो प्लांट बेस्ड चीज़ें जो होती हैं ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होती है टेक्स टाइम, उसमें टाइम और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही खाएं। इसलिए गर्मी में थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाएं थोड़ा सा कम खाएं। रात के टाइम कोशिश करें ना खाएं, सुबह के टाइम खाएं, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इवन दो आई एम नॉट नॉन वेजिटेरियन बट दोज हु ईट वेल एंड गुड, आप खाते हैं तो वेल एंड गुड, तो आप खाएं तो सुबह या दोपहर के टाइम खाएं, रात के टाइम बच्चे को ना खिलाएं। तो मैंने आपको इतनी डिटेल में ये बातें इसलिए बताएं कि आपने सुना होगा पहले भी सात्विक खाने को प्रेफर करा जाता था, स्पेशली जो बच्चे अपने गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई कर रहे होते थे। तो उस टाइम पर जब पढ़ाई कर रहे होते थे या फिर कोई भी पढ़ाई करता होता है तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़, आपका जो खाना है अगर सात्विक होगा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो बच्चे को कहिए अच्छे से वर्कआउट करे ताकि वो चीज़ें डाइजेस्ट हों। मेक श्योर वो वॉक पर जाए, रनिंग पर जाए, राइट। तो लाइट फूड खाने से हमारा स्टमक शांत तो माइंड शांत, और माइंड शांत होता है तो हम फोकस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कहा जाता है जो हमारा ब्रेन है दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेन, सेकेंड ब्रेन इज़ आवर स्टमक। तो स्टमक जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका स्टमक बहुत स्ट्रॉन्ग है और डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, तो नॉर्मली वो लोग अच्छे एजुकेटर भी बन सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और अच्छे लर्नर बन सकते हैं। कारण है कि उनमें स्पष्टता आती है और शालीनता रहती है और वो ग्राउंडेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान, अनॉयड, चिड़चिड़े, बीमारी, सब चीज़ें कम होती हैं। तो हमारी हेल्थ के साथ ही जुड़ी हुई हैं हमारे फ्यूचर की सारी चीज़ें। और हेल्थ मैंने जैसे कि पहले कहा था, किचन हेल्थ हमारे मदर्स के हाथ में ही होती है। इसके लिए ही मैंने आपको इन डिटेल इतनी सारी बातें बताई। आपने सुना होगा खेलो इंडिया इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, निपुण भारत में न्यूट्रिशन को प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसीलिए कराई जा रही हैं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, और अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो जीवन में कुछ कर पाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी आप ध्यान रखें कि आप बच्चे को स्वस्थ रखें। दूसरी चीज़, आप बच्चे से कुछ भी चाहते हैं करना, जैसे कि बच्चा फ़ोन ना चलाए, तो आप याद रखें कि आपको भी उसके सामने फ़ोन नहीं चलाना है। तो आप क्या करेंगे, उसके सामने किताब लेकर बैठिए। किताब नहीं लेके बैठ सकते, अखबार लेकर बैठिए। अखबार लेके नहीं बैठ सकते, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, पुराने पूर्वजों की अच्छी अच्छी कहानियाँ उठाइए, वेदों से कहानियाँ उठाइए, जो आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हों वो बताइए बच्चों को, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई हुई, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, इन सब की बातें करिए। तो आप जब बच्चों से इस तरह की बातें करेंगे उनका रुझान बढ़ेगा उन चीज़ों में, और उन तरह के कैरेक्टर्स वो एब्जॉर्ब करना चाहेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आए, वो भी ऐसा बने। तो इस तरह से आप बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हैं अपने घर पर ही। So that is it by my side. Thank you so much. Thank you for your patience. प्यारी प्यारी है
students of class 4 for their dance. A very good morning to one and all present here today. Again, this is one of the most mesmerizing day for us, for LDT school, for all the mothers who are sitting here. We all are really graceful and grateful to all of you for your presence, because you all are the silent pillar of this grand success. We can see several faces of mothers. They are very curious, very excited to see each and every performances. But I think they are the biggest players for our life, because they sacrifice everything. Everything means their entire life, their career, their emotions, their willingness for us, for their children. And that is why it has always been said that भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ बनाई. Or we all are really agree with it. And I hope you all are enjoying each and every performance which has been performed here. And मुझे लगता है आप लोग को और enjoy करना चाहिए, और keep cheering the student who have been prepared for your respect, for your welcoming. So keep cheering and keep enjoying this event. We all have prepared very wonderfully for you, so please enjoy this. Thank you. सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया. शुक्रिया 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 शुक्रिया. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी मुझको घर मिला. आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला. तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला मुश्किल से ही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं उसकी
जिसने तुम्हें बनाया। वी आर ऑर्गेनाइजिंग गेम फॉर आवर मदर्स, जो कि हमारे लाइफ में इतनी खुशियाँ लाती हैं, तो हम क्यों ना बस थोड़ी सी खुशियाँ इनके लिए, थोड़ा सा कुछ इनके लिए करें जिससे ये एंटरटेन हो। तो गेम्स के कुछ रूल हैं। रूल्स ये हैं कि ये जो बलून्स हैं ये नीचे नहीं गिरने चाहिए। जब मैं छोटी सी थी डर जाती थी रातों में, तूने नींदें खो कर रखा मुझे अपनी बाहों में। मेरी हर एक जिद पे तू हंस कर मुस्कुराती थी, खुद दर्द में होकर भी मेरा दर्द छुपाती थी। मेरे गिरने से पहले तू हाथ बढ़ा देती थी, मेरे रोने से पहले आंखें तेरी भर जाती थी। दुनिया क्या है जीना क्या है तूने ही सिखलाया, माँ तेरे बिना मैंने खुद को अधूरा पाया। किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ,
चल समझो हुआ सवेरा, तेरी थकी माँ बताए, चल सो जा हुआ अंधेरा, तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरे बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा आंचल आसमां। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ की ममता से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं, माँ के चरणों से बड़ा इस दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। To Honorable Principal Ma'am, Admin Sir, and all my dear parents, today we know that we are celebrating Mother Day. On the behalf of Mother Day, I am going to speak something about the Mother's Day and sing a song. So first I want to say that जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, पर इन सब रिश्तों को निभाने के लिए, पर इन सब रिश्तों को निभाने के लिए बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए, बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए। घर में एक चलती बोलती है, लक्ष्मी पानी भरती है, लक्ष्मी पानी भरती है, गृह लक्ष्मी बनकर कटुम्बकम संभालती है, गृह लक्ष्मी बनकर कटुम्बकम संभालती है, सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, कालिका चंडी बनकर घर की रक्षा करती है, उसकी पूजा ना सही, उसकी पूजा ना सही, उसकी स्त्री होने का तो सम्मान करो, उसकी स्त्री होने का तो सम्मान करो, देवी को मंदिर में नहीं अपने मन में बसाओ, देवी को मंदिर में नहीं अपने मन में बसाओ। एट लास्ट आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया, देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। वेरी वेरी थैंक यू एंड सभी पेरेंट्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के हमारे वहाँ आप आए। सो वेरी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am, for your melodious song. A good speaker enlightening our mind and soul, and we have one of the finest speaker of all time with us. And I hope you all are curious to see her. So with a big round of applause, please welcome Sakshi Phogat ma'am on the stage. सो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर विजुअल्स भी दिखेंगे। बाकी आई वांट टू स्टार्ट विद पेरेंटिंग स्टाइल।
तो यहाँ पर जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स, तो आज हम बात करेंगे बच्चों को पालने के तरीके जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो लगभग 4 तरह के अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। मैं आपको उनके बारे में डिटेल्स बताऊंगी और आपको चूज़ करना है आप अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से कर सकते हैं। तो इन डिटेल्स को जानने के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट कनेक्ट दीज थिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं। पेरेंटिंग बेसिकली 4 तरह की होती है। तो देखते हैं आप बच्चे का भविष्य कैसे बना सकते हैं। पहले समझते हैं पेरेंटिंग ज़रूरी क्यों है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस दे सकते हैं जो जीवन भर उसको काम आएगा। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और आप समझते ही होंगे आत्मविश्वास का महत्व आजकल कितना ज़्यादा है। साथ के साथ अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो उसका सही और सीधा योगदान बच्चे की पढ़ाई की तरफ भी होता है। तो बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। साथ के साथ बच्चा इमोशनली भी मजबूत होगा अगर आपका पेरेंटिंग स्टाइल सही है तो। एंड फाइनली बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करेगा, बच्चा डिसिप्लिन रहेगा और हमारे देश का एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। तो उसके लिए हमारा अच्छा पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो घर को पहला स्कूल माना जाता है और अभी जहाँ पर है ये नॉर्मली स्कूल है, मगर घर सबसे पहला स्कूल होता है और सबसे पहली शिक्षिका हमारी माता ही होती हैं। अगर हम देखें पेरेंट्स हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो पेरेंटिंग स्टाइल में आता है आप अपने बच्चे को किस तरह से नियम सिखाते हैं, किस तरह से उसको डिसिप्लिन करते हैं। साथ के साथ आप अपने बच्चे से कैसे बात करते हैं, डांट कर चीज़ें समझाते हैं या प्यार से। अब प्यार से, इतने प्यार से कि उसमें कैलकुलेशन होती है या फिर बच्चा आपकी बातें समझ ही नहीं पाता है। तो कम्युनिकेशन का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद किस तरह से आप बच्चे के आगे अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि आप ये कराना चाहते हैं, ये नहीं कराना चाहते। किस तरह से आप अपनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और किस तरह से आप अपने बच्चे को अपना प्यार दिखाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं उनके प्यार दिखाने का तरीका होता है खर्चा। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके प्यार दिखाने का तरीका होता है अपनी खुद की प्रेजेंस, अपना समय देना। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरह के पेरेंट्स आपको बनना है। वैरायटी ऑफ पेरेंट्स होते हैं। तो जैसे कि इट्स नॉट अबाउट लव अलोन, इट्स अबाउट बैलेंस बिटवीन लव एंड कंट्रोल। तो सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्यार से पेरेंटिंग नहीं हो जाती है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो आपको प्यार के साथ साथ कंट्रोल भी करना पड़ेगा बच्चे को, राइट? तो आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, अगर आप एक ईंट को भी देखेंगे तो पहले वो सांचे में ढाली जाती है, फिर उसको पकाया जाता है, तब वो मजबूत बनती है। आप लोहे को देखिए, आप लोहे पे कितनी ज़्यादा हथौड़े पड़ते तब वो कोई एक शेप लेता है। आप सोने को देखिए, उसको निखारने के लिए उसके साथ कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। साथ के साथ अगर आप डायमंड भी देखेंगे तो आप देखेंगे उसको तराशने में उसको कितनी ज़्यादा तापना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ता है, राइट? टेम्परेचर हाई करके फिर उसको तराशा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे और सिर्फ प्यार ही रखेंगे और प्यार ही जताते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच्चे पर अपना कंट्रोल खो देंगे। और बच्चे पर कंट्रोल खोने का मतलब है बच्चा इनडिसिप्लिन होगा, और जितना ज़्यादा बच्चा इनडिसिप्लिन, चांसेस हाई हैं कि सक्सेस उतनी दूर हो जाती है। ओके, अगर हम देखें 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती हैं। पहले होते हैं अथॉरिटेरियन, दूसरे होते हैं अथॉरिटेटिव, तीसरे पैसिव, राइट? और वी कैन से परमिसिव। और पैसिव जो होते हैं या फिर अनइन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चों के साथ। तो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, परमिसिव, अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन। हम सबसे पहले समझते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आपने देखा होगा, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि क्योंकि मैंने कहा है तो मेरा बच्चा ये करेगा, उसको ये करना ही पड़ेगा। इस तरह के पेरेंट्स होते हैं। बच्चों को बहुत डरा कर धमका कर रखते हैं, हर वक्त डराना धमकाना, और बच्चे उनसे सहमे से रहते हैं। नॉर्मली ये बिहेवियर हम कई बार फादर में देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा के रखना, इतना डरा के रखना कि बच्चा पास ही नहीं आता है।
अब उससे नुकसान क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि उसकी कोई ना कोई कमी है, कोई गलतियां हैं, तो धीरे धीरे बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ करने लग जाता है, अपनी गलतियों को आपसे छिपाने लग जाएगा, अपने नाकामयाब होने से डरने लग जाएगा बच्चा, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, कहीं ना कहीं बच्चे का ग्राफ डाउन होने लग जाता है और इमोशनली भी आपसे बच्चा दूर होने लग जाता है। तो नॉर्मली ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में ऐसा माना जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट धमका कर रखा जाए, और ऐसी फैमिलीज़ में नॉर्मली बच्चे की पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, पढ़ाई में भी मार्क्स पर सिर्फ। तो कई पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ मार्क्स पर ही प्रेशर डालते हैं, राइट। तो उस तरह के पेरेंट्स को हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन, और उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि हमारा बच्चा गलती करने से भी डरता है, और कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं, गलती करते हैं तभी संभलते हैं, राइट। तो इसके लिए इस तरह के पेरेंट्स होते हैं। फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगी आपको किस तरह का बनना है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह के पेरेंट्स होते हैं। सेकंड है अथॉरिटेटिव। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये साफ बाउंड्रीज रखते हैं, नियम साफ, एकदम साफ नियम, स्पष्ट नियम होते हैं इनके। बच्चे से अच्छे से बातचीत भी करते हैं, बच्चे से लगाव बना के रखते हैं, बच्चे को सवाल करने के लिए एनकरेज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये फादर हैं, बच्चे को बिठाया हुआ है, बच्चा एंजॉय कर रहा है, बच्चा कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब भी बच्चे को ज़रूर मिलेगा। तो ये होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन को वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने बच्चे से कहना है फ़ोन मत चलाओ। अब फ़ोन क्यों ना चलाए, अगर आप बच्चे को ये समझा देंगे तो वी कॉल इट एक्सप्लेनेशन। डिसिप्लिन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हमने किया। इसके अलावा बच्चे को वो सपोर्ट करते हैं और बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इस तरह के पेरेंट्स। सो वी कॉल देम अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, बच्चा खुद अपने नियमों को बनाता है और बच्चा उन नियमों को फॉलो भी करता है। साथ के साथ बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत जिम्मेदार होता है। अगर इस तरह की परवरिश में बच्चा पला होता है तो इमोशनली स्ट्रांग होता है और साथ के साथ अच्छे डिसीज़न ले पाता है। ये हमारे तीसरे तरह के पेरेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं परमिसिव पेरेंट्स। तो परमिसिव पेरेंट्स आपने देखा होगा, कुछ मम्मी पापा अपने बच्चे के आगे हाथ जोड़ के बिल्कुल रहते हैं, मान जाओ बेटा जी मान जाओ, और बिल्कुल बच्चे को ऐसे पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और घर के नियम तय करने वाले पेरेंट्स नहीं, वो बच्चा होता है। तो उस पेरेंटिंग को हम बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पे बच्चा ही रूल कर रहा है, बच्चा ही मम्मी पापा को सब कुछ बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे वैसे, और सब कुछ बच्चा ही डिसाइड कर रहा है। बच्चा मैच्योर भी नहीं है फिर भी ज़िद करके। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मम्मी है, इन्होंने हाथ जोड़ा हुआ है, बच्चा नाराज़ है। तो इस तरह के पेरेंट्स को हम परमिसिव पेरेंट्स बोलते हैं या परमिसिव पेरेंटिंग बोलती हैं, और बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं ये लोग। तो लगाव रखना चाहिए मगर अति हर चीज़ की गलत होती है, तो पेरेंटिंग में वही एक रोल है। तो इसकी वजह से बच्चा कम डिसिप्लिन फॉलो करता है, बच्चा बहुत कम फोकस कर पाता है चीज़ों पे, और नॉर्मली स्कूल में भी डिफ़िकल्टी आती है उस बच्चे को हैंडल करने में, क्योंकि उसके पेरेंट्स बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो स्कूल पे प्रेशर डालते हैं कि आप हैंडल करो, और फिर स्कूल को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। फोर्थ तरह के पेरेंट्स होते हैं हमारे अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने आप में बहुत व्यस्त होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है अपने बच्चे के लिए, इमोशनली बच्चे से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखते हैं, और देखते नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सुपरविज़न बहुत कम होता है, तो देख रेख ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो जैसे कि ये पेरेंट्स नॉर्मली जैसे 2-2 शिफ्ट में काम करने वाले पेरेंट्स, या फिर ऑफिस दोनों मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं वो वाले पेरेंट्स, तो कई बार ये इश्यूज़ उनके साथ आते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए एक पेरेंट्स से, मान लीजिए फादर हैं, तो फादर अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फादर अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रह रहे हैं फिर, तो वो कारण होता है कि बच्चे के साथ इमोशनली दूरी बन जाती है। दूसरा है, इसका कारण ये भी होता है कई बार हम ना खुद अपनी स्क्रीन में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, एक्सेस खुद स्क्रीन का यूसेज हम कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं।
तो ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है कि हम खुद अपनी स्क्रीन में बिजी हैं, अपने फ़ोन में बिजी हैं, इसकी वजह से हम बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है, बच्चा इमोशनली इनसिक्योर होता है और वो दूसरों पर डिपेंड होता है। मतलब कि जब दूसरे कहेंगे ये सही है, ये गलत है, वो उनकी बातें मानने लग जाएगा, उसका अपना डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। बच्चा अटेंशन सीकर होता है, क्योंकि उसको घर पे लगाव नहीं मिला है तो बच्चा बाहर लगाव ढूंढेगा। दैट्स वाई अटेंशन सीकर होता है, और ऐसे बच्चों के चांसेस होते हैं कि वो गलत एडिक्शन की आदतों में भी पड़ सकते हैं। तो अब आप इन 4 तरह के पेरेंट्स में से कौन सा पेरेंट बनना चाहेंगे? अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव या फिर अनइन्वॉल्व्ड? तो मैं इन्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे ये वाले पेरेंट्स सिर्फ हुक्म चलाते हैं, ये वाले पेरेंट्स अपनी बात भी मनवाते हैं, लगाव भी रखते हैं। ये वाले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इनके नियम कुछ नहीं होते हैं। और ये वाले पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसमें से आप 1, 2, 3, 4 कौन से पेरेंट्स बनना चाहेंगे? कौन से वाले? वेरी नाइस। तो नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आप अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बनने की कोशिश करें, जहाँ पे आप एक ज़िम्मेदार आप बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका बच्चा जिम्मेदार नागरिक बने। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को हैम्पर करते हैं, या कि आप जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपको क्या नहीं करना है। आपको रिश्तेदारों से कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चे का कंपैरिजन अपने रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से मत करिए। हर कोई अपनी अलग अलग क्षमताएं रखता है, हर किसी की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं। तो बच्चे को टाइम दीजिए कि बच्चा अपनी क्वालिटी एक्सप्लोर करे, ना कि दूसरों की कॉपी करने लग जाए। अब आप एक बात बताइए, आपको चांद पसंद है या सूरज? क्या पसंद है, चांद या सूरज? चांद या सूरज? सूरज? चांद? तो अगर चांद रात को ना ही निकले कभी, या फिर सुबह सूरज ही ना आए, क्या होगा? तो क्या सूरज की जगह चांद ले सकता है और चांद की जगह सूरज ले सकता है? नहीं ना। तो इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं उनकी अलग अलग अपनी क्षमताएं होती हैं, उनका अपना खुद का अस्तित्व है। आप उनसे बिल्कुल कंपैरिजन ना करें, ना पड़ोसियों का ना रिश्तेदारों का, राइट। और बच्चों में ये सस्टेनेबिलिटी भी आती है, अपने बच्चे को शांति रहती है कि वो अपने आप से आगे बढ़ रहा है। तो कंपैरिजन अपने आप से करना होता है। जैसे कि कल मेरे हिंदी में मार्क्स आए थे 50 में से, आज मैं कोशिश करूँगी कि मेरे 50 में से 50 आ जाएं। क्यों? मैं कोशिश करूँगी जो मैं कल थी उससे अच्छा आज करने की। तो आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि आप जो कल थे आप उससे अच्छा आज करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत समझदार है, बहुत शार्प है, और आपके आस पड़ोस के और रिश्तेदारों के बच्चे सारे अच्छे नहीं हैं। तो धीरे धीरे अगर बच्चा उनसे कंपैरिजन करेगा तो बच्चे का तो ग्राफ डाउन जाएगा ना, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी ऊपर है। तो अंधेर नगरी में तो वो राजा बन ही जाएगा फिर। तो आपको इसलिए ध्यान देना है कि बच्चा ऑलरेडी अगर अच्छे ग्राफ पे है, वो अपने आप से कंपेयर करेगा तो अपने आप से एक कदम आगे ही जाएगा। तो द बेस्ट पार्ट इज़ बच्चों से कहिए जो आपने पहले परफॉर्म किया था उससे अच्छा करो, अपने आप से अच्छा करो। तो इससे ईर्ष्या नहीं होती है किसी से, तो ईर्ष्या वाली भावना भी नहीं होती है, मन में शांति भी रहती है, और हम अपनी चीज़ें याद रखते हैं, अपने आप के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप से कंपैरिजन करके। तो हर आने वाला पल अच्छा होता है, राइट। तो इस तरह से आप बच्चे को सिखाएं। दूसरा, कई बार हम एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बच्चों पे प्रेशर थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, बट इतना नहीं कि उन्हें ऐसा फील हो कि पढ़ाई ही सब कुछ है, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। तो बच्चों को आपको समझाना है कि पढ़ाई ज़रूरी है, मगर वो बच्चे भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में नॉर्मली ये इस तरह का सिस्टम पाया जाता है, राइट। और बच्चों को आपस में बहुत ज़्यादा कंपेयर करना, तो इस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। एक और चीज़ है नीचे जो ये पॉइंट है, ओवर प्रोटेक्टिव। कई बार होता है कि हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरी फ्रेंड है, मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल से लगातार हम साथ ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए। मेरी जो फ्रेंड है, हम दोनों लगभग समझदार थे पढ़ने में, जैसी मैं थी वैसी ही लगभग वो थी, बट उसको चूज़ करना पड़ा गांव। वो गांव में पढ़ी,
मुझे आज़ादी मिली कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला। और सिर्फ ऐसा था, मौका मिला, करना सब कुछ खुद है, फ्रॉम अर्निंग टू स्टडी सब कुछ खुद ही करना था। बट ये था कि परमिशन थी। तो मेरे पेरेंट्स ने यहाँ ओवर प्रोडक्टिव नेचर कभी नहीं दिखाया। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मेरी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मुझे बैंगलोर भेज दिया गया। और मतलब शायद ही हमारे गांव से कोई बैंगलोर गए हों। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत रिजर्व फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं भेजते, गाँव से बहुत ज़्यादा दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं। बट आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली जहाँ पे आई एम द वन जो फर्स्ट जॉब के तुरंत बाद फ़्लाइट मैंने यूज़ करी थी। तो अब फैमिली की बहुत सारी चीज़ें मैंने ब्रेक करी हैं और इस चीज़ में मेरी मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। साइड बाय साइड जो मेरी फ्रेंड है, आज भी वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है, स्टिल शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर थिंग। एंड आई रियली विश कि सुन देन सुनो उसकी चीज़ें सारी हो जाएं, जो भी वो अपना ट्राई कर रही है बेस्ट वो हो जाए। बट अगर उसको आज़ादी मिलती तो आई थिंक कि जिस तरह से मैं हूँ उसी तरह से वो होती। तो क्योंकि पेरेंट्स कई बार ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, बच्चे पे हर वक्त निगरानी रखनी है, बच्चे के कुछ हो ना जाए, लग ना जाए, कोई बहका ना ले, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बच्चे को प्रैक्टिकली सिचुएशंस में नहीं डालेंगे तो आप कभी भी बच्चे को आज़ाद छोड़ ही नहीं सकते। और जब तक आप किसी भी मान लीजिए बच्चा कितना ही समझदार है, कितना ही पावरफुल, कितनी ही अच्छी सोच है, अगर उसको उस सोच को अप्लाई करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को थोड़ा कंट्रोल करिए। और इस ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को आप शुरुआती दिनों से ही देख सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में, इनिशियल डेज़ में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, नर्सरी LKG UKG में भी, कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे वैसे ये वो। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहना है, बी न्यूट्रल, ताकि आप आने वाले समय में बच्चों को वो फ्रीडम दे पाएँ जो वो डिज़र्व करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो नॉर्मली ये मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। तो आइडियल पेरेंटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए हमारी पेरेंटिंग की। बच्चे को सेफ फेलियर अलाउ करना चाहिए। सेफ फेलियर क्या होता है? ऐसे नहीं कि मान लीजिए शाम का टाइम है, हम बच्चे को बाहर नहीं भेजते क्योंकि रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अब सेफ क्या है कि हम उस शाम में बच्चे को अपने साथ बाहर घुमाने लेके जाएं। अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा घूमने का मन है, हमारे पास समय है, ये नहीं बाहर तो लग जाएगी ऐसे वैसे, रादर देन डैट आप अपनी प्रेजेंस में बच्चे को वो एनवायरनमेंट दीजिए। बच्चे का मन है बाहर खेलने का, आपके पास टाइम है, हमारे पास पार्क का एरिया है, बट आप जानते हैं कि नियर बाय बच्चे जो हैं बहुत शरारती हैं, तो आप अपनी प्रेजेंस में खिलाइए। आप वहाँ बैठे रहिए, बच्चे को अलाउ करिए कि वो खेले। बच्चा सबके साथ खेले बट आप वहाँ बैठे रहिए दूर, राइट। तो इस तरह से जब आप अलाउ करते हैं सेफ फेलियर, तो आप बच्चे को आज़ादी भी दे रहे हैं, फ्रीडम भी दे रहे हैं और साथ में लेसन भी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज, आपको फर्म रहना है बट काइंड भी रहना है। कई बार होता है स्ट्रिक्ट रहते हैं, कई बार मम्मी पीट भी देती हैं। स्ट्रिक्ट रहना है बट काइंड भी रहना है। कभी आपने ऐसा किया कि बच्चे के लगा दिया चांटा या बहुत ज़्यादा डांट दिया है, तो आप फिर शाम को बच्चे से बात ज़रूर करें। आपने क्यों डांटा, आपको क्या बुरा लगा, बच्चे को क्या करना चाहिए था। तो अगर आप बिना समझाए चीज़ें करते हैं, बिना समझाए डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो आपका बच्चा समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो इसके लिए काइंड भी रहना है। काइंड के साथ साथ बच्चे को एक्सप्लेनेशन देना है कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, आप क्यों नाराज़ हैं। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चे के साथ शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो बच्चा इम्प्रूव करता है और बच्चा चाहता है कि आपको वो खुश रखे। तो आपको समझाना है कि आप कैसे खुश रहेंगे। दूसरा, लिसनिंग बिफोर जजिंग। अब बच्चे आपसे चीज़ें तभी शेयर करेंगे जब आप जज नहीं करेंगे, तो लीस्ट जज करिए और साइलेंटली जज करिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें शेयर करे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। ऐसा ना हो कि आप एकदम से जिम्मेदारी दे दें जब बच्चा 12th पास कर ले या ग्रेजुएशन पास कर ले। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी शुरुआती दिनों से दें। ओके, तो आपको बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू आर सीइंग मी, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी जी से सीखी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम साड़ी कैसे ड्रेप करनी है से लेके हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे बोलते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, अपनी बातें आगे कैसे रखते हैं,
एवरीथिंग घर पे हमें छोटी से छोटी बात सिखाई जाती थी। यहाँ तक जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चलने का तरीका, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो चलने का तरीका बड़ा अलग होता है, उस चीज़ को समझाना, फिर आई कांटेक्ट ना करना। जब हम चलते थे ना, हम ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे, तो ऑलवेज मम्मा यूज टू टेल कि नहीं, सामने देख के चलो, सीधे चलो, शोल्डर सीधे रखो, पॉस्चर ठीक रखो। तो ये बारीकी से जो आपकी मम्मी आपको चीज़ें सिखा सकती हैं, मेरा मतलब आपसे है, आपको भी आपकी मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया है, वही चीज़ें आप अपने बच्चे को भी सिखाइए। और साथ के साथ बच्चे को वो आज़ादी दीजिए कि जो आपने सिखाया बच्चा वो भी सीख पाए, और जो उसकी लाइफ के खुद की लेसन है उन्हें भी वो ले पाए। नेक्स्ट इज़ बच्चे के एफर्ट्स को प्रेज़ करिए, छोटी छोटी चीज़ें प्रेज़ करिए। अगर आपके लिए बच्चा पानी लेकर आता है, आप जैसे ही घर पे आते हैं बच्चा भाग के पानी लेकर आता है, प्रेज़ करिए। अगर बच्चा सबके साथ ग्रीटिंग करता है, तारीफ़ करिए बच्चे की। जब सब चले जाएं तब अकेले में बच्चे की तारीफ़ करिए कि आपने ये करा तो मुझे अच्छा लगा, ताकि बच्चे को समझ आए कि क्या करने से मम्मी पापा खुश होते हैं, मम्मी पापा चाहते क्या हैं। तो आपको अपनी बातें बहुत साफ तरीके से, क्लियर तरीके से रखनी होती है, बच्चे समझते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ चीख कर कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करनी होती है, बच्चों के साथ चीखना बिल्कुल ना करें, शाउटिंग नहीं करनी होती है। बच्चों को डिसीज़न मेकिंग के चांस दें। डिसीज़न मेकिंग आप कैसे दे सकते हैं? पहला, जब बच्चे छोटे हैं, मान लीजिए आप शॉपिंग पर जा रहे हैं और आप किराना स्टोर पर गए हैं घर का ही सामान खरीदने, तब बच्चे को मौका दीजिए कि बच्चा डिसाइड करे कि कौन सी कंपनी का सामान खरीदे, कौन सा वॉशिंग पाउडर ज़्यादा अच्छा है, कंपैरिजन करने दीजिए। बच्चा एक बार गलती करेगा, दूसरी बार वो बच्चा सीखेगा। तो मेक श्योर आप बच्चे को गलती करने का मौका दें, चॉइसेस दें। जैसे कि बच्चे से कहें आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, आपको कहीं रेस्टोरेंट सर्च करना है, बच्चे से कहिए कोई रेस्टोरेंट सर्च करो, देखते हैं क्या कहीं खाने चलते हैं, देखते हैं कौन सी जगह चलते हैं। बच्चा बताएगा, फिर बच्चे से कहिए रेटिंग चेक करो, फिर आप जाइए, बच्चे से कहिए ऑर्डर करो हमारे सामने। तो ऐसे ही आप पीछे रहिए, बट बच्चे को आगे रख के थोड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू करिए, ताकि बच्चा ओपन अप हो। अगर आप बैंक जाते हैं, बच्चे को बैंक लेकर जाइए, राइट। देखिए कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, बच्चा देखे। आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको दिखाइए कि मैंने ऐसे ऐसे फिल करा है। नेक्स्ट टाइम बच्चे को चीज़ें सिखाइए, राइट। जब बच्चा 18 साल का होने लग जाए तो अपने वो सारे डॉक्यूमेंट खुद बनवाए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, राइट, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके सब कुछ। तो आपको ये समझना है कि बच्चों को आपको अगर जिम्मेदारियां देनी हैं और अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम करनी है, तो शुरुआती दिनों से ही थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेंगी। और बच्चे को एक दिन में कम से कम 20 मिनट का टाइम ज़रूर दें, राइट। आपके लिए लास्ट टिप, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, चिल्ड्रन डू नॉट नीड परफेक्ट पेरेंट्स। तो आजकल पेरेंटिंग की भी क्लासेस होती हैं कि पेरेंट्स किस तरह के हों, कैसे बने। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जो आप समय के साथ सीखते रहते हैं। तो पेरेंट्स परफेक्ट कोई नहीं होते हैं। मैं कहूँ मेरी मम्मी जी परफेक्ट हैं या आप परफेक्ट हैं, विद टाइम हम सब सीख रहे होते हैं, और ये हिट एंड ट्रायल से एक दूसरे से बातचीत करके समझ आता है। तो मैं आपसे कहूँगी पेरेंटिंग के ऊपर नॉर्मली रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। इवन अगर आप डीडी न्यूज़ वगैरह पर जाएंगे, डीडी नेशनल वगैरह पे, यू विल फाइंड कि कोई ना कोई पेरेंटिंग के ऊपर या साइकोलॉजी के ऊपर कोई ना कोई सेशन होते रहते हैं। तो धीरे धीरे आप समझें कि किस तरह से बच्चे को पाला जाता है, कैसे आप अच्छी परवरिश और कैसी बातचीत करें कि उसका भविष्य सिक्योर हो। इसके साथ साथ उन्हें चाहिए कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली अवेलेबल हों। तो आप परफेक्ट पेरेंट्स नहीं बन सकते, बट आप बेहतरीन पेरेंट्स बन सकते हैं अगर आप अपने बच्चे के साथ इमोशनली अवेलेबल हैं। तो अपने फ़ोन को भी घर जाकर रूल बनाइए। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, हमारे सीनियर हैं सर, हमारे दिल्ली में हेड ऑफिस में सर हैं, तो उनका रूल है वो जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं, जितनी भी कॉल हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रास्ते में ही कर लेते हैं। घर जाते ही उनका फ़ोन एकदम साइड में रख जाता है, जहाँ पर चाबियाँ रखी जाती हैं वहीं उनका फ़ोन रखा जाता है। ऐसे ही सर की वाइफ का रूल है। फिर वो जो उनके बच्चे हैं वो उनको अनडिवाइडेड टाइम देते हैं, मतलब कि घर पर स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, और संडे को तो कॉल ऑलमोस्ट पिक ही नहीं करते हैं। तो आप अपने अगर बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ऐसा समय ज़रूर निकालें, एटलीस्ट 1 घंटा ऐसा निकालें जहाँ पर आप फ़ोन से दूर और बच्चों के बहुत पास हैं।
तो इस फास्ट पेस दुनिया में आप भूल मत जाइए कि ऑलरेडी आपकी अटेंशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन, फिर जॉब वगैरह, फिर टाइम नहीं मिलता है कि आपसे वो वापस अटैचमेंट बना पाएँ। अगर आपको अपने बच्चों से अटैच रहना है तो शुरुआती दिनों से ही अच्छा खासा टाइम दीजिए और उन्हें वैल्यूज़ दीजिए, राइट। एंड फाइनली, जो कि आज मैंने शुरुआत में भी कहा था खाने को लेकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेन को खुद खाना चाहिए होता है, क्या न्यूट्रिशियस खाना चाहिए होता है, उसको खुद न्यूट्रिएंट्स चाहिए और खुद उसको लर्निंग चाहिए। तो दिमाग को खाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो अच्छा खाना और एक अच्छी सीख। तो आप इन दोनों चीज़ों को बच्चे के दिमाग को दें, बच्चा बहुत शार्प होगा, बहुत अच्छा रहेगा, वो फ्यूचर अपना खुद डिसाइड कर लेगा, बच्चा सब खुद बना लेगा। बस उसकी हेल्थ बैलेंस रखिए, उसको डेली नियम सिखाइए, घर पे बच्चा टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करे। तो मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ आप प्लीज़ घर पे जाके अप्लाई करिएगा। एक और सिंपल रूल, बच्चे की पढ़ने की घर पर जगह होनी चाहिए। जैसे किचन होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है, हर चीज़ होती है हमारे घर में, बट कई बार मैंने देखा है बच्चे के घर में बच्चे हैं बट बच्चों के पढ़ने की कोई जगह नहीं है। तो कोई टेबल, चेयर, कोई ऐसा स्पेस ज़रूर हो जहाँ पर बच्चे पढ़ें, स्पेसिफिकली उस जगह बैठकर पढ़ें और उस जगह की वो रिस्पेक्ट करें। हमारे घर में पूजा कर वगैरह सब होता है, बट आप ध्यान दीजिए कि आपके लिए, आपने बच्चों के लिए एक स्टडी का कॉर्नर दिया हुआ है, क्रिएटिविटी का कॉर्नर दिया हुआ है, जहाँ पे बच्चे अपने स्टिकी नोट लगाएं, टाइम टेबल लगाएं, चीज़ें फॉलो करें। तो मेक श्योर उस एनवायरनमेंट को घर पे बनाइए। तो अगर भविष्य में आप अपने घर से उज्जवल ऑफिसर्स या फिर अच्छे नागरिक या फिर अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसको उस जगह पे रखिए। बच्चे को पढ़ाई के लिए भी एक जगह दीजिए, राइट। आप देख सकते हैं फ्रूट्स, दही, दूध, ड्राई फ्रूट्स, वेरियस टाइप ऑफ अनाज की रोटी, दाल, प्रोटीन सोर्सेज, हरी सब्जी और बहुत सारा पानी, ये सब बच्चे को आपको देना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं बच्चे को ये सिखाना कि पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70% वाटर से बनी हुई है और हम बच्चे को यही नहीं सिखाते कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चा पानी नहीं पीता और नॉर्मली वो बीमार रहता है या फिर उसमें ब्लड डेफिशिएंसी होती है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं आइदर रिलेटेड टू स्टमक और समथिंग एल्स। तो मेक श्योर आप बच्चे को अच्छी डाइट दें, पानी का ध्यान रखें, अच्छी लर्निंग दें, अपना समय दें और बेहतरीन परवरिश दें। इसके अलावा फिर आपको बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। दैट्स इट बाय माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड आपको जो भी सीखने को मिला हो अप्लाई करिएगा प्लीज़। थैंक यू। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबानी। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो
धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। Thank you, students, for your wonderful performance. Now, get ready, guys. Mother of all, that hold endless of love, care, and sacrifice. Today, on the beautiful occasion of Mother's Day, we are celebrating the amazing bond between mothers and their children. And now, it's time to add some fun, laughter, and excitement into wonderful celebration. So, get ready, everyone, because we are going to begin a very special game prepared especially for our lovely mothers and their children. This game is not just about winning, but about enjoying beautiful moments, creating happy memories, and making our mothers smile for the heart. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू
आज सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां का चढ़िया अज वेला वे, सारे ने नचना सारे ने गाना वे। खुशियां का चढ़िया अज वेला वे, सारे ने नचना सारे ने गाना वे। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। सुबह मुझे रोज मैना बुलाए, जैसे कि जुगनू को रहना बुलाए, रहना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तो रे, अम्मा से जाके ना कहना बुलाए, कहना बुलाए। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। चले तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ मेरी माँ याद आती हो। कोने को थामे तेरे आंचल के, बेफिक्रा मैं सो जाता था। मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था। जो हो संग तू ना, तो हो जग सुना, प्यार इतना जताती हो तुम। आज भी कोई साथ लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी
मेरे लिए हर दिन माँ का दिन है। माँ तुम कोई रिश्ता नहीं, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। तुम वो एहसास हो जिसे शब्द में बयां करना मुमकिन नहीं। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया तब तूने मुझे अपनाया। जब मैं खुद से हार गई तब तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। तुम्हारी डांट में भी दुआएं छुपी होती हैं, तुम्हारी खामोशी में भी फिक्र दिखती है। तुम वो किताब हो माँ जिसे पढ़कर तकलीफ मिटती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे पर ये दिल हमेशा यही कहेगा, माँ तू ही मेरी पूरी दुनिया है। उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। A song can touch hearts in a way of words never can. Now please welcome Vaibhav, a beautiful musical performance. जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। माँ ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आप परे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ। तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज़्यादा खा लेता था। तेरे बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज़्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा मैं, तेरा किस्सा मैं, जो सबको सुनाती हो तुम। आज भी तेरी बात चले तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ। कोने को था मैं तेरे आंचल के, बेफिक्रा मैं सो जाता था। तेरे
Sana. I study in class 7th, and today I am going to deliver a speech on the topic of Mother's Day. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आज शब्द कम पड़ रहे हैं और दिल भारी है, क्योंकि बात उस हस्ती की है जिसकी ममता की गहराई नापना इस कायनात की बस की बात नहीं है। माँ ये वो एहसास है जो हमारे जन्म लेने से पहले ही हमसे जुड़ गई थी। जब हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे तब कोई था जो हमारे लिए अपनी नींद, अपनी भूख और अपनी पूरी हस्ती कुर्बान कर रही थी। They say a mother is she who can take the place of all other, but place no one else take. और ये सच है, पिता हमें दुनिया से लड़ना सिखाते हैं, लेकिन माँ हमें दुनिया से जीना सिखाती हैं। सोचिए उस औरत के बारे में जिसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ आपके सपनों में बनाने में बिता दी। जब आप बीमार हुए तो वो रात भर जगती रही, जब आप भूखे रहे तो उसने निवाला अपने मुंह तक नहीं ले गया। और हमने तो सिर्फ कामयाबी देखी है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे माँ की वो फटी हुई साड़ियाँ और उसकी आंखों के वो सूखा हुआ पानी किसी को नज़र नहीं आता। द मोस्ट पेनफुल थिंग इज not losing her, but realize is too late how much she loved you. Thank you. मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो मुझे भी जाना। Good afternoon. I am Ishita from class 7th. I am going to deliver a speech. You are my super mom in the whole world, and I am your tiny hero who was always break the rules but never across the wild borders. You always protect me with your magic touch, mighty hands. You never let me down, even if I am so close to be termite from the universe. I love you today, tomorrow not, till the end. Happy Mother's Day. Thank you. Sita for fantastic speech. Moving to the same series, I would like to call Abhay on the stage to share a mesmerizing thought. अगर फिर से मुझे ये जिंदगी मिले, हर जन्म में बस तू ही मेरी माँ मिले। तेरे कदमों में ही मेरा सारा जहां है, तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। माँ तू मेरी ताकत, तू मेरी पहचान है, तेरे बिना
A great time. Thank you once again. Happy Mother's Day to everyone. Thank you very much.